लेट्स बिगिन। टेंशन मत लो यार, बस पढ़ाई बढ़ा दो, बस समझ रहे हो। अरे मैं क्रॉस ढूंढ रहा हूँ, क्रॉस किधर है? अरे क्लोज पे दबा दो ना बस। कहाँ है क्लोज? क्लोज ही दिख रहा है इतना बड़ा 4.6 का होगा। सर लैपटॉप पे दो, लैपटॉप में क्या मंगवाना है बता। 1 रुपए की चाट इसी को मंगवाऊंगा मैं कह रहा हूँ इससे मंगवाओ। अरे ऐसी मंगाएंगे नहीं। ठीक है, आइए। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड कर रहे हैं, दैट इज AS19. AS19 is accounting for lease. Okay. और ये जो अकाउंटिंग है ना ही सिर्फ लेसर की बुक्स में होगा, लेसर क्या होता है बता दूंगा आपको, बल्कि लेसी की बुक्स में भी। यानी कि भाई लेसर कैसे अकाउंटिंग करेगा, लेसी कैसे अकाउंटिंग करेगा। और रही बात लीज की, तो भाई लीज भी दो तरीके की होती है। एक होती है फाइनेंस लीज और एक होती है ऑपरेटिंग लीज। मेरा आपसे सवाल है, आप लीज से क्या समझते हो? लाइक रेंट एग्रीमेंट एक जनरली हमने सुना होता है, जैसे मान लो मैंने जगह ली, रेंट पे ली, इज इट ऑल्सो अ लीज? इट इज ऑल्सो लीज। लीज एक सिर्फ एक फैंसी वर्ड है, ठीक है, पर तू रेंट एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट भी लिख देगा ना कुछ, समझ रहे? तो हाँ, तो मैं अगर इसको 3 साल के लिए ले लूँ, 15 साल के लिए ले लूँ, ठीक है, क्योंकि लीज का मतलब ही यही होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीज, एक बंदा होता है लेसर, वो दूसरे इंसान को दैट इज लेसी राइट टू यूज द एसेट देता है। लेसर कौन होता है सर जी? ओनर ऑफ द एसेट। ठीक है, और लेसी कौन होता है? यू कैन से, जनरल वर्ड बोल रहा हूं ऐसी, टेनेंट। टेनेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी, टेनेंट ऑफ एन एसेट। मैंने आपको ये प्रोजेक्टर किराए पे दे दिया, मैं लेसर हो गया, आप लेसी हो गए, ठीक है। लेकिन ये लेसी इन रिटर्न इसको क्या पे करेगा बच्चे? उसको बोला जाता है लीज रेंट, समझ रहे हो? तो क्या क्या पे करता है? लीज तो इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? इट इज अ लीज agreement whereby the lessor, who is the owner of the asset, has given the right to use the asset for a specified period to the lessee, and lessee in return is paying lease rent payments. Okay. अब मैं आपसे बात करूंगा, मतलब मैं आपको लिखित बातें और वो दिखाऊंगा, बट एक जनरल, मतलब आप समझना, एक चीज को फॉर्मली बोलने का भी तरीका है, फॉर्मली बोलूंगा बट पहले आपको लॉजिक देता हूं। अब ये जो लीज होता है ना बच्चे, ये दो तरीके का हो सकता है। ये वो इलेक्शन का रिजल्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि केजरीवाल जी ही जीतेंगे। फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। ओके, मेरा आपसे सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज? और फाइनेंस मतलब फाइनेंस चलाने के लिए
देखो मेरे पास एक गाड़ी है, मैं आपको गाड़ी किराए पे दे रहा हूँ 1 साल के लिए। हमने बोला सर 1 साल बाद क्या करोगे? किसी और को दूंगा। जो उसके बाद क्या? मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी है ना 15 साल चलेगी ना, जिसको चाहिए, किसी को 6 महीने चाहिए, किसी को 4 महीने चाहिए, 8 महीने, किसी को 2 साल में दे दूँगा। ये लीज क्या होती है? ऑपरेटिंग लीज। यू जस्ट ऑपरेट इट, गिव इट बैक टू मी। एक होता है फाइनेंस लीज। मेरी गाड़ी है 15 साल की, मैंने आपको किराए पे ही 15 साल के लिए दे दी, तो सर ये बेची नहीं। एग्रीमेंट ऐसा है कि आई हैव गिवन यू, आई एम ओनर ऑफ द कार एंड आई हैव गिवन यू दैट कार, और वो लीज पीरियड कितना है? मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, गिवन इट फॉर 13 ईयर्स। फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज टेक्निकली मैं आपको मालिक ही तो बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं यूज कर ले भाई जितनी भी लाइफ है, समझ रहे हो? तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट देख के पता लगता है कि क्या चीज फाइनेंस लीज है और क्या चीज ऑपरेटिंग लीज। अब आपके हिसाब से हमको ये जगह लीज पे मिली, अकॉर्डिंग टू यू दिस इज अ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज? ऑपरेटिंग लीज। हमसे पहले कोई और था, वो डीएम स्टार्स थे लगे हुए, उससे पहले हो सकता है कोई और हो, ठीक है? हम जो छोड़े किसी और को देगा, तो ये थोड़ा ना कर रहा है वो प्रॉपर्टी की लाइफ। अगर मान लो 100 साल है, 200, ये लो जी आप ही की है, एग्रीमेंट तो 3 साल का बन रहा है ना भाई, तो वो लीज कौन सी हो जाती है बच्चे? ऑपरेटिंग लीज। आज के टाइम पे आप देखते हैं कि जैसे गोवा जाते हैं लोग, तो कह सकता हूँ कि वो बाइक बुक करते हैं, थार बुक करते हैं, एक्टिवा बुक करते हैं, दैट्स फाइनेंस और ऑपरेटिंग। यूज करिए, वापस करिए, बट फाइनेंस लीजेस यूज इट, आप ही के लिए। तुम्हारी डिजाइनिंग के हिसाब से भी बना के दे दूंगा, तुम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो। मैं एनबीएफसी हूं, एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या करता है? तेरे को एक मशीनरी चाहिए, मेरे को स्पेसिफिकेशन दे, मैं कहीं से अरेंज करके तेरे को फाइनेंस लीज पे दे। मेरे कहने का मतलब है एज पर योर स्पेसिफिकेशन हम लोग एग्रीमेंट बनाएंगे, आपको कैसा चाहिए मशीनरी, स्पेसिफिकेशन आपका, तो वो कोई और यूज ही नहीं कर सकता जिंदगी में। मैं कहने का मतलब है, आपने बोला सर गाड़ी चाहिए, मैंने कहा ठीक है मिल जाएगी। आपने बोला पिंक कलर की गाड़ी होनी चाहिए, उस पर ये डिजाइन होना चाहिए, ये डिजाइन हो, मैंने कहा मिल जाएगी। आपको लग रहा है आपकी इतनी स्पेसिफिकेशन कोई और यूज कर रहा करेगा उसको? So if the agreement is like that I am altering the structure of the asset and giving it to you, according to you it is operating or finance? It's finance. गाड़ी है 15 लाख की, मैं आपको 10 साल के लिए दे रहा हूं और आपसे 18 लाख ले रहा हूं ब्याज व्याज लेके, क्या लग रहा है फाइनेंस या ऑपरेटिंग? बिकॉज इफ आई एम रिकवरिंग ऑलमोस्ट द एंटायर कॉस्ट, तो इट इज फाइनेंस लीज, नो? समझ रहे हो? तो ऐसे कई पैरामीटर्स आएंगे। तो फाइनेंस लीज में मोटा मोटी आप ही ओनर हो यार, समझ रहे हो? ठीक है, मैं कंक्लूडिंग बात नहीं कह रहा, लीगल ओनर तो मैं ही हूं, लेकिन हाँ सर मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द लाइफ के लिए हो गया, आई एम ऑल्टरिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, तो वो फाइनेंस लीज बोला जाता है उसको। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या करना है सर आज, आप एक हेडिंग डालिएगा। हम लोग सबसे पहले फाइनेंस लीज डिस्कस करेंगे, और हम किसकी बुक्स में डिस्कस करेंगे? सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लेसी। जी हाँ बिल्कुल, जर्नल एंट्री के और भी लॉजिक्स हैं कुछ, तो आप सोच के देखिए। लेसर है, और वो मान लो बेटे, ये क्या बनाया मैंने, बताओ? वेरी गुड बेटे, मेरी ड्राइंग तो सही है, आपकी इमेजिनेशन में ही कमी चल रही है। तो लेसर ने क्या करा, गाड़ी दी, ये वो एंटीक वाली गाड़ियां यार, आपने नहीं देखी, फरीदाबाद में नहीं चलती वो, चलती है, ठीक है? तो बेसिकली लेसर ने ये गाड़ी को फाइनेंस लीज पे दिया। लेट्स सपोज फाइनेंस लीज मतलब समझ गए ना, फाइनेंस लीज का मतलब गाड़ी के लिए 15 मोटा मोटी 13 साल ही है, और एग्रीमेंट में लिखा भी होता है कि यू हैव द राइट टू परचेज आफ्टर द एंड ऑफ द टेन्योर। वापस करना वापस कर देना,
खरीदना 20,000 और दे दो, गाड़ी आपकी हो जाएगी। सब बातें लिखी लिखी दिखाऊंगा, अभी गणित समझो। तो जैसे जो पैसे देने होंगे पर पहले से देना, पेमेंट्स ही जाएंगे, जैसे एग्रीमेंट में मंथली जारी होगी वैसी जारी होगी। तो आप समझिए कि एक लेसर है, उसने गाड़ी दी फाइनेंस लीज पे टू द लेसी। आपके हिसाब से लीगल ओनर कौन है? लेकिन मैं अकाउंटिंग के हिसाब से लेसी को मालिक बना दूंगा उसको। वाई? बिकॉज टेक्निकली ही विल यूज द कार फॉर द एंटायर लाइफ। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जो कि ये कहता है भाई रियलिटी भी तो देखो ना, लीगल फ्रेमवर्क तो आप देख रहे हो। जैसे आप सोच के देखो, मैं आपको मर्सिडीज दे रहा हूं किराए पे, 10 साल की लाइफ है, और मैं बोल रहा हूं अगर तुम्हें 10 साल बाद खरीदनी हो ना, 5,000 रुपये दे देना, मर्सिडीज तुम्हारी हो जाएगी। क्या ये कंफर्म्ड बात नहीं है? तुम दोगे ही दोगे 5,000 रुपये, क्योंकि 5-10 लाख रुपए की अगर तब भी वैल्यू हुई, मैं तो 5,000 लाख रुपए मांग रहा हूं, तो वो एग्रीमेंट क्लियर बता रहा है कि यू विल परचेज इट आफ्टर दैट। तो बेसिकली सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से एज पर AS 19, lessee will be considered as owner of, okay, और इसको क्या बोला जाता है? एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। इंसेप्शन होता है बिगिनिंग ऑफ द लीज। जैसे आज बात हो रही है ना, मान लो मैं अपनी गाड़ी आपको दे रहा हूँ, पेपर साइन हो गया, मैंने गाड़ी की चाबी दे रहा हूँ, तो आज वो दिन है एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। तो आप मुझे बताइए लेसी क्या एंट्री डालेगा बेटा? मेरे को लेसी की बुक्स करानी है आपको पहले। तो बेसिकली वो कार को रिकॉर्ड करेगा, दैट इज एसेट ऑन लीज डेबिट किसी अमाउंट से, टू लाइबिलिटी किसकी बना देगा? भाई साहब ये रिकॉर्ड हुआ फिक्स्ड एसेट, हालांकि मालिक मैं नहीं हूं, लीगल ओनर तो मैं नहीं हूं, पर लेसी मालिक माना जा रहा है टू लेसर। सवाल ये है कितने रुपए से? सीधी तो खरीदी नहीं मैंने कहा भाई कितने की गाड़ी हो, कह रहा 15 लाख, कह रहा नहीं। वो तो ये बोलेगा कि देखो भाई मान लो 10 साल की लाइफ है, तो तुम एक काम करो, तुम मुझे क्या कर दो, मान लो 10 साल लाइफ है, तुम 2-2 लाख करके मुझे किराया देते रहो। लेट सपोज लीज क्या होता है? किराया होता है रे। मैं आपको गाड़ी दे रहा हूं आज, आप ही की हो जाएगी, लेकिन एक साथ पैसे नहीं मिलते। हर साल का किराया दे दो 2-2 लाख रुपए, उस हिसाब से 10 साल में कितना हो गया? 20 लाख। अब बोल रहे हो गाड़ी तो 15 की, मैंने कहा तो लेट पेमेंट है तो ब्याज नहीं लूंगा क्या? इसका मतलब जो तुम मुझे साल का दे रहे हो उसके अंदर उसका किराया भी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी है, उसको बोला जाता है लीज चार्जेस। तो जो लेसी इसको पे करेगा, ठीक है, उसको आप ये कह सकते हो लीज रेंट, ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, बट आप इतना समझ रहे हो। ओहो महाकाल जी, बढ़िया बढ़िया, ऑल वेल। बस 4 बच्चे। हाँ अरे वो आज बच्चे डर गए भाई, अभी तो वो भी था ना। कॉस्ट का है। और बता फिर हाउ वाज इट? बढ़िया था पेपर? पेपर तो बढ़िया, नहीं बहुत अच्छी गई है ये थोड़ी ऐसे ऐसी है। पर मतलब क्या इनपुट देना चाहेगा तू कि क्या है? मतलब मेरा तो वही पॉइंट है, जितना ही डराया उतना सही रहेगा। कितना कितना पढ़ना पड़ेगा इनको? तो बहुत पड़ेगा। हाँ? क्वेश्चन वाला तो करने पड़ेगा हाँ? जीएसटी के ज्यादा क्वेश्चन
पर देखे हुए क्वेश्चन आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? मॉड्यूल, आरटीपी हाँ मॉड्यूल से थे, पॉइंट्स थे मॉड्यूल से, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन तो क्वेश्चन नहीं आता, पॉइंट्स ही होते। और एमसीक्यू का कैसा था? करने पड़ेगा भाई। एमसीक्यू समझ तेरे को कम से कम 50 क्वेश्चन तो आधे घंटे में कर रहा है, ऐसे स्पीड बनानी पड़ेगी। और इस बार लेंथी भी था पेपर। हाँ। जैसे जिन्हें जीएसटी स्टार्ट करा ना, कह रहे सर बहुत टाइम लग गया जीएसटी करने मैंने में। इसलिए जीएसटी पहले नहीं किया, मैंने जीएसटी पढ़ा, मैंने नहीं करा, डीटी कर रहा हूँ मैं। डीटी मैंने 145 में कर लिया था पूरा। अच्छा, स्लम सेल वाला और वो हो गए थे वो। हाँ स्लम सेल हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था, सीजी तो आएगा लेकिन उसमें क्या आएगा, स्लम सेल आ सकता है। और वो कितना कोने का है स्लम सेल, मतलब वो अच्छे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं भाई। नॉर्मल पूछ रहे भाई, प्रॉपर्टी बेची, इंडेक्स करवा लो, कैपिटल गेन निकलवा लो, एग्जाम्शन कुछ हुआ, स्लम सेल का कोने कोना होता है यार स्लम सेल मतलब। अरे अभी तो यार AS19 करा रहा फिर हूँ, से तभी वो कुणाल और उनका हो रखा था ना। 5 मार्क्स का छूट आया था वो फर्स्ट क्वेश्चन में। लीज आया था फर्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट छोड़ दिया। वो टाइम नहीं बचा था, मैंने उसे लास्ट में देखा क्योंकि मेरे को इतना अच्छा आता नहीं था लीज। बहुत बार कोशिश करी लेकिन वो समझ नहीं आ रहा। पर 95 का किया है अकाउंट्स, मैंने 95 का लॉ किया है। नहीं, इसने करा तो है। अकाउंट्स का तो सही आया था या? अकाउंट्स का तो इजी था, अकाउंट्स में तो आराम से 60 वाले। वेरी गुड। और उसका वैभव का भी कह रहा था कि अकाउंट्स वो बोल रहा था कि मेरे एमसीक्यू सारे सही है वैभव टैक्स में। अकाउंट्स में। अकाउंट, भाई हाँ। तो 20 मार्क्स से तो फिर यही हो कुछ ना कुछ। MCQ का कह रहा था। पर चलो सही है, अब टैक्स तो मजे करो। एमसीक्यू थे 15 तो एमसीक्यू हमने जब कर रहे थे हम, बस तो सेम आंसर बोल रहे थे और एक और बंदा था ना वही आंसर भाई अगर सही होगा उसमें 15-20 आ गए तो बहुत सही है, एमसीक्यू में आ जाए, उसके बाद बहुत सही है उसमें, मतलब 70 में से मेरा 30 नहीं आया तो लाल आते हैं। पर वो है कि मेरे को तो मतलब कुछ बच्चे जिनसे मैंने बात करी ना, वो ऐसा पैनिक थे कि मैं खुद ही पैनिक हो गया। सही है, हाँ। तो उसका जो तुषार था, पैनिक करने का कोई फायदा ही नहीं है, अब तो पढ़ लिया एक साल, अब कुछ नहीं कर सकते। वही है। जब पर तक चल, ऊपर वाला खुदा नीचे नहीं आ जाएगा पूरा नीचे बताने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। और चीटिंग हो रही थी? चीटिंग नहीं हो रही थी सर, टाइम ही बचता है चीटिंग करने का। सर बच्चे वहाँ नहीं, वो कह रहे बच्चे कह रहे वो क्लास में बोल रहे किसी को कोई एक भी MCQ आता बता के रहा, हमारे रूम में पूरी हो रही थी, एक बच्चा कह रहा। हाँ टीचर वैसी होगी। हाँ। सर ऐसे टीचर हमें सेंटर नहीं पता मुझे, पता कर लूंगा। बट वो कह रहे सर फुल चीटिंग हो रही थी, पर किसी को कुछ आता ही नहीं था। कह रहा कि वो पूछ रहे कोई MCQ कोई एक बता दो, कुछ है। अकाउंट्स में मेरे बगल वाला ही पूछ रहा था, लेकिन वो एमसीक्यू में चीटिंग कर ही नहीं सकते। एमसीक्यू अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ और है ना तो किसी और को कुछ और होगा फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ उन्होंने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर रखे हैं ऊपर नीचे है क्वेश्चन पेपर पूरा सेम, लेकिन ऊपर फाउंडेशन भी अच्छा। ऐसा वो चीटिंग ही नहीं कर सकता। फायदे क्या कर। अच्छा, ये तो दुख पे दुख दिए जा रहे हैं। चलो। और अब क्या प्लान है? अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा घूमा यार, अभी बर्फ पड़ रही है शिमला में और उधर प्रयागराज सोचा है कुंभ जाने का, लेकिन वो चल ही नहीं रहा भाई। चल रहा तो वैसे कोई कुंभ। ये इनका कुंभ भी चल रहा है बेटे। आप चलो कुंभ, छोड़ो इन्हें। नहीं छोड़ो इन्हें। छोड़ो, बताओ। नहीं फिर चलो सही है। अभी यार ग्रुप 2 की बात है नहीं। दुष्यंत सर है, चले गए? ऑडिट तो हो रखी है, मेरे 2 चैप्टर बचे हैं, तो अगर मैं रिकॉर्डिंग भी देखूंगा तो हो जाएगा। भी हो रखी है और बस मेन वो है कॉस्ट बची है आती। कॉस्ट बची, कॉस्ट तो सर का, एसएमएफएम भी हो रखी है। कॉस्ट तो सर का मुझे लग रहा है। वो लास्ट में जो स्ट्रेटेजिक चॉइस। SMB तो इनकी अभी स्टार्ट हुई है, वो 1.5 महीने में करना ही है, फरवरी में तो खत्म करना है सर को। अभी क्या चल रहा है, जनवरी है ना? और चैप्टर चलो बढ़िया है भाई, अब चिल करो थोड़े दिन, 2-4 दिन घूम ले भाई। अभी पढ़ाई का 20 काम तारीख से स्टार्ट करूंगा। परसों तो एक्सपो को जा रहा हूँ, सर स्पॉन्सर कर प्रगति मैदान जहां चल रहा है सर आप। हाँ? ऑटो एक्सपो नहीं यार, वो ऑटो एक्सपो ये है ना, ये देखिए गाड़ियाँ बना रहे हैं। फाइनेंस में ले लो। यूएफओ नहीं आया तो वही है। हाँ, तेरे को लेके ही जाएगा भी। घूमने के लिए एक जगह जाना है लेकिन वहाँ घर वाले जाएंगे। हाँ, घर वाले को चल नहीं रहा है कहाँ? वही वहाँ प्रयागराज। अच्छा, मैंने बोला भाई एक वहाँ था पूरे हाँ। सेंचुरी तो अब सोलो ड्राइव पे चला जा, अपना बुलेट उठा और चला जा। करना पड़ेगा। दोस्त बोल रहे कि देख 3 तारीख को मेरी बहन की शादी है, उसके बाद मैं बता दूंगा तेरे को।
3 तारीख तो बहुत है भाई, तू अभी जहाँ घूमना है ऐसी घूम ले, इधर गोविंदपुरी कालका जी जहाँ घूमना है उस पर पढ़ाई पे लग जा दोबारा। हाँ जहाँ से आता इधर तक चला जा। कोई नहीं, कुतुब मीनार हो यार। दुष्यंत सर गए किसके साथ थे बताते ही नहीं है। सर से सर मैंने उस दिन दुष्यंत सर को मैसेज किया, सर ऐसा है कि वो आ नहीं रहा, आधा सारा पढ़ना है, मोटिवेट करो। सर वो बोल रहे कि पढ़ ले, उसके बाद तो वो क्या कहते हैं वातावरण शुद्ध हो जाएगा फिर। ये सर का वातावरण सबसे बात करने की जरूरत नहीं है। चलो सही है, बढ़िया। हाँ ठीक है भाई, हाँ कर ले, प्लान कर ले। हैं आज नहीं, आज तो MWF है ना, आज इनका अकाउंट्स इस दिन कर दिया और TTS में वो चल रहा है। क्वेश्चन पेपर लेकर आया तीनों, आते जाते ले आइयो, एक बार रखवा दियो इधर। चाहिए टैक्स का भी है हार्ड कॉपी में है? हाँ रख दियो, कॉन्टैक्ट्स है भाई। पेपर निकालने के लिए सिस्टम है भाई, 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, ले आ जाएगा। तो आ ही गया, स्टोर तो आ ही गया। ओके ब्रो, बाय बाय। अरे रहने दे यार तुम। चलिए चलो इसको लेके जाओ सर, नहीं छोड़ आओ, शुरू करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझना कि मैं जनरली बोल रहा हूं, ये किराया तो देता होगा ना, बस मैं आपको ये बोल रहा हूं इस किराए के अंदर ही तो गाड़ी की वैल्यू भी होगी। और इस मतलब गाड़ी की वैल्यू का मतलब ना, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं, प्रिंसिपल अमाउंट लिख दूं तो भी सही है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जनरली बात कर रहा हूं, मैं टेक्निकल पे जाऊंगा अभी, मैं तो आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूं कि अगर आप कोई चीज लीज पे लोगे तो आप वन टाइम पेमेंट तो कर नहीं रहे, आप तो धीरे धीरे पेमेंट कर रहे हो, तो क्या आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। तो आइए अब आप समझिएगा ये वैल्यू कैसे निकलेगी। अब टेक्निकल और कुछ नोट्स बनेंगे, तो यू कैन से फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट at the inception of lease or present value of MLP whichever is lower। सर जी ये क्या लिखवा रहे हो? छोड़ो ना बेटे, लिख लो बेटे बस आप। MLP क्या होता है रे? रहने दो ना, बस लिख दो बस आप। पहली एंट्री क्लियर है आपको? एसेट रिकॉर्ड करा और उसको लायबिलिटी का वो कर दिया। सर ये क्यों हो रहा है बेटे? आपने ओवर के बाद क्या लिखा है? प्रीवियस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। MLP स्टैंड फॉर मिनिमम लीज पेमेंट, अभी वो करेंगे। ठीक है, तो ठीक है सर, मतलब ये वाली चीज़ हो गई है आपकी एक एंट्री। मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया, ठीक है, आपके नोट्स बन रहे हैं मुझे। देन जब साल एंड हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन टू एसेट ऑन लीज, क्योंकि अगर ये एसेट आपकी बुक्स में है तो डेप्रिशिएट भी आप ही करेंगे। देन तुमने लॉजिकली ये जो लेसर के नाम की लायबिलिटी बनाई होगी, ये प्रिंसिपल अमाउंट की बनाई होगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की बनाई होगी? नो, आप सारे के सारे इंटरेस्ट को आज ही लायबिलिटी बना रहे होंगे तो वो सही नहीं है। हर साल जो खर्चा होगा इंटरेस्ट का और लायबिलिटी वैसे बने, समझ रहे? तो बेसिकली हाँ ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है? लीज चार्जेस। चार्जेस बोले तो ब्याज हो गया, रेंट भी बोल लो। मैं मोटा मोटी आप बोल रहा हूं ना अभी, ऐसे समझाने पहले ब्याज है ये, ठीक है? लीज चार्जेस टू लेसर, और आप भी लिख सकते हैं विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट के साथ। आप सोचिए, तो ऊपर हमने सिर्फ प्रिंसिपल करा बिल्कुल था। बिल्कुल, आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, आप मुझे 2-2 लाख देंगे 10 साल तक, आप मुझे 20 लाख दे रहे, क्या उस 20 लाख के अंदर इंटरेस्ट है? मान लो 5 लाख का ब्याज है, टोटल ब्याज, तो गाड़ी का कितना दे रहा है मुझे? 15 लाख।
तो गाड़ी 15 से रिकॉर्ड होनी चाहिए, 20 से होनी चाहिए, 15 से होनी चाहिए ना। आप सोच के देखिए ना, गाड़ी की वैल्यू गाड़ी में जानी चाहिए, ब्याज ब्याज के अकाउंट में जाना चाहिए। तो भाई ये 15 लाख रुपए, 15 लाख की लायबिलिटी बनी। अब वो जो बच गया 5 लाख, वो तो ग्रेजुअली इंटरेस्ट बनेगा ना, वो तो स्टेटमेंट बनेगी उसकी। अब वो समझ आ रहा है ना लॉजिक? एंड बिलीव मी, ये अभी मेरे को कहीं अप्लाई नहीं करवाना होगा, मैं तो सिर्फ आपको एंट्रीज कराते कराते समझा रहा हूँ बस। ठीक है, तो लीज चार्जेस हो गए विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और चौथी एंट्री वो बोलेगा भाई साहब पेमेंट तो कर दीजिए साल के एंड में, तो लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड आखिरी एंट्री, मेरा जो भी खर्चा है सर, एक तो आपका खर्चा डिप्रिसिएशन का, वो उसको पीएनएल में भेज दिया, और दूसरा खर्चा कौन सा बच्चे, लीज चार्ज का, वो भी आपने पीएनएल में। तो आपको ये एंट्री समझ आनी चाहिए, पहली 5 एंट्रीज, मतलब एक लेवल पे, बेसिक एकदम बिगिनर लेवल। ठीक है सर, ये हो रहा है कुछ। अब आइए हेडिंग डालते हैं, इसी से रिलेटेड ही चल रहा है। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए एमएलपी, मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट includes लीज रेंट। मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, अब मुझे साल का कितना दोगे आप, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, लीज रेंट। जो भी किराया ले रहा हूँ आपसे, ब्याज व्याज छोड़िए, आप साइड नहीं होगा ब्याज, तो मुझे जो दे रहा है लीज रेंट हो गया वो। ठीक है, देन एक होता है जीआरवी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, मैं ये एग्जांपल लिखवा भी दूंगा क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी चीज़ को। मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ 10 साल के लिए, अब मुझे 2-2 लाख दे रहे हैं, टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, पहले तो 20 लाख। तो बेसिकली ये तो हो गया 20 लाख। मैंने कहा जब 10 साल खत्म हो जाएंगे तो अगर तेरे को गाड़ी चाहिए, तेरे को 1 लाख और देना पड़ेगा। आज ये एग्रीमेंट, 10 साल का किराया ले लिया मैंने तेरे से। मैंने कहा जब 10 साल खत्म हो जाएंगे, तूने बोला सर उसके बाद क्या करोगे, वापस ले लोगे। मैंने कहा अगर तूने मुझे 1 लाख और दे दिया, गाड़ी तेरी। That's called guaranteed residual value. The amount that the lessee has to pay at the end of the tenure of the lease to acquire that asset is called GR. फिर एक होता है, अच्छा इसमें नहीं आता वो, तो आपका MLP का मतलब, क्यों, वो तो डिपेंड करता है ना। मैंने कहा कमर्शियली तो गाड़ी कितने की है, क्या है, वो तो देखा ही नहीं अभी। ठीक है ना, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, तो लीज रेंट है वो बेसिकली हमारी एसेट की टोटल वैल्यू, फॉर एग्जांपल 20 लाख है, तो हम उसको 2 लाख करके पर ईयर पे करेंगे ना। हाँ जी, मैं एग्जांपल बना देता हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल ना आपको, ये जो बार बार मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसका बना देता हूँ, फिर एमएलपी निकाल देंगे। लेसर लेसी केजरीवाल जी जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, लेसर और लेसी, लेसर ने गाड़ी दी और जो टर्म्स हुई ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। टर्म्स क्या है, 2 lakhs पर एनम। एंड लेट मी टेल यू, आपको ज़्यादा इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है। मान लो 1.5 लाख और 50,000 है वो, मैं बोल दिया भाई सुन 1.5 लाख करके देगा, टोटल 2 लाख लूंगा, 1.5 लाख प्रिंसिपल 50,000 इंटरेस्ट, अगले साल 1.5 लाख प्रिंसिपल 50,000 इंटरेस्ट। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब आउटस्टैंडिंग ज़्यादा होता है तो ब्याज ज़्यादा होता है। छोड़िए ना अभी उस चीज़ को आप,
मेरे कहने का मतलब है ये जो 2 लाख रुपए है इसके अंदर प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, तो इसका मतलब टर्म्स क्या हुई, 2 lakhs पर एनम, लेट्स सपोज फॉर 5 years। तो सोच के देखिए, लेसी ईयर 1 में कितना पे करेगा, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4, ईयर 5। तो हील पे 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakh। फिर उसने बोला सुन भाई 5 साल बाद मालिक बनेगा क्या, मान लो गाड़ी की लाइफ भी 5 साल थी, 5 साल बाद मालिक बनेगा क्या, उसने कहा हाँ बनूंगा। उसने बोला तो 1 लाख और दे दियो। ठीक है, ये टर्म एग्रीमेंट लिखवा दिया आपसे मैंने। अब मुद्दे की बात ये हुआ है कि अब मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द MLP, मिनिमम लीज पेमेंट जो है वो क्या लिखा हम लोगों ने, जितना भी रेंट है, कितना रेंट हुआ आप बता सकते हैं, 2 लाख इंटू 5 हो गया एंड प्लस 11 lakhs मिनिमम लीज पेमेंट्स। बताइए क्लियर है ये, क्लियर है जी? बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, ऑब्वियसली अच्छी बात है, तो आप तो नहीं बोल रहे होंगे। ध्यान से सुनिए, मान लो इस गाड़ी की, अच्छा एसेट को रिकॉर्ड कैसे करना है, एंट्री तो ये एसेट इज टू लेसर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। मान लो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 15 lakhs, और MLP कितनी निकली, विच एवर इज, तो 11 लिख दूं क्या। एसेट को रिकॉर्ड कैसे करना है, उस गाड़ी की फेयर वैल्यू या MLP विच एवर इज लोअर, MLP कितनी आ रही है 11, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, क्योंकि जब तुम किसी फ्यूचर की पेमेंट्स को प्रेजेंट करोगे ना तो उसमें से ब्याज अपने आप हट जाएगा, क्योंकि 11 लाख में ब्याज है, इस 11 लाख के अंदर ब्याज घुसा हुआ है इसके अंदर। हाउ कैन यू रिकॉर्ड इट एट 11 lakhs? दिस 11 lakh हैज इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट इन इट, एन इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट हैज टू बी रिमूव्ड, इसलिए मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू समझते हो ना, फ्यूचर की पेमेंट को डिस्काउंटिंग रेट दिया होगा, माइनस करूंगा, वैल्यू 11 की कितनी बैठ जाएगी, 8.5 बैठ जाएगी। और मैं उसी चीज पे अब आपको लेकर आया हूं, एसेट के अंदर इंटरेस्ट थोड़ा ना जाना चाहिए, हाँ तो कहां जा रहा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल तो रहा हूं उसकी। MLP के अंदर तो ब्याज घुसा हुआ है, MLP में ब्याज घुसा हुआ है, पर उसकी जब मैं प्रेजेंट वैल्यू करूंगा तो ब्याज हट जाएगा उसका। कहिए सर, क्लियर है आपको बात? तो पहली एंट्री आपको, नाउ लेट्स सपोज इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP इज 8 lakhs, कमी होगी ऑब्वियसली, 11 को डिस्काउंटिंग और फ्यूचर की पेमेंट को ऐड लाऊंगा, कमी आएगा 8 लाख, और फेयर वैल्यू कितनी है 15 लाख, एसेट होगा रिकॉर्ड 8 लाख पे भैया, और अगर फेयर वैल्यू 4 लाख है, एसेट 4 पे होगा, विच एवर इज लो। पहले मुझे बताइए, इस यहां तक आपको बात समझ आई है? अभी MLP समझ आ गया? अब आप समझिएगा, एक फॉर्मूला, MLP मैंने एक लेवल पे समझा दिया आपको, अब मैं आपको कह रहा हूं एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, दैट इज रेजिडुअल वैल्यू। GRV प्लस UGR। सर GRV क्या है बेटे, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, UGRV अनगारंटीड रेजिडुअल। मैंने बोला देख भाई साल बहुत ज्यादा है, 10 साल है, क्या सिचुएशन बदल जाती है, हो सकता है वैल्यू बढ़ जाए, कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो देखेंगे, हो सकता है मैं तुझे 50,000 और लूं या ना लूं मुझे पता नहीं है, पर मैं एग्रीमेंट में तो लिखूंगा, बिकॉज द टेन्योर इज ह्यूज, 10 years 15 years, देयर आर सम अनसर्टिनिटीज इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ अमाउंट हो सकता है मैं आपसे लूंगा, और हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ये वाला तो कंफर्म था। और UGRV क्या होता है, अन गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। जब गारंटीड को और अनगारंटीड को ऐड कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है,
रेजिडुअल वैल्यू। मेरा आपसे एक सवाल, एमएलपी के अंदर यूजीआरवी आता है नहीं आता? नहीं आता। एमएलपी का फॉर्मूला देखिए आप, ठीक है जी। आगे देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकालना होगा? और क्या मैं कह सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू का मतलब मुझे कोई ना कोई रेट चाहिए? चाहिए ना? 10%, 12%, 16%। और ये रेट क्या होता है बेटा? को बोला जाता है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। ओ माई गॉड, क्या क्या बोले जा रहे हो बेटे, इसको बोला जाए जस्ट लाइक IRR जैसे होता है। वो छोड़िए आप, इस रेट को मैं क्या बोल रहा हूं? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? इट इज अ रेट एट विच, ये हमें निकालना पड़ेगा, इट इज अ रेट एट विच present value of MLP plus UGRV is equal to fair value of the एक ऐसा रेट जिस रेट पे अगर मैं MLP और UGRV को डिस्काउंट करूं तो वो फेयर वैल्यू के बराबर हो जाए। सर डिस्काउंट का क्या मतलब बिल्कुल। ऐड नहीं कर देंगे? नहीं, FM आपकी क्लासेस चल रही हैं, डिस्काउंट का मैं मतलब बताऊंगा। और डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि मैडम अगर आप मुझे एक साल बाद 110 रुपये दोगे, लाइक लेट सपोज कि आप सभी ने, ठीक है, आपने मुझे एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर 110 देना है, और आप बोलो सर आज देने को तैयार हूँ मैं पैसे, तो मैं 110 लूँगा, उससे कम लूँगा, कम लूँगा। तो फ्यूचर की मनी को आज के टाइम पे जब मैं लाता हूँ तो वो डिस्काउंट हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है सर, हाँ मतलब प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है। वो वाला। एंड बट ये FV इज नॉट फ्यूचर वैल्यू, दिस इज फेयर वैल्यू, ये वाला। क्लियर है सर? ये क्या कर रहे हो सर? बेटे अभी एक बार लिखते जाओ, अभी देखना सारी बातें एक साथ आएंगी क्वेश्चन में सामने। सबसे पहले आपको रेट नहीं दिया होगा, तो आप रेट कैसे निकालोगे? ये करके कि वो रेट प्रेजेंट वैल्यू, तो हिट एंड ट्रायल अगर FM में आपने करा ना, वो IRR निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल, रेट बढ़ा दिया फिर कम कर दिया, NPV पॉजिटिव आया, NPV नेगेटिव आया, तो पहले वो रेट निकलेगा। जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले रेट निकाला जाएगा। रेट निकलने के बाद हमें देखना होगा अब एसेट को रिकॉर्ड किस पे करूं। रेट निकल गया ना, तो इसी रेट की तो बात करी है मैंने, MLP आपको दिया होगा, उस पर वो रेट लगाओगे। और मतलब क्वेश्चन देखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है जी, आगे सुनिएगा। इफ इंटरेस्ट रेट implicit in the lease is not determinable, अगर निकल नहीं पा रहा होगा, we will use lessee's incremental borrowing rate। सर ये आप क्या बोल रहे हो बेटे? आप लिख लीजिए प्लीज इसको। अगर आपसे वो रेट नहीं निकल रहा होगा बिकॉज इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं होगी, तो लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करा जाए। क्लियर है जी?
मैं पहले आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, फिर अब हम क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। अब मैं आपसे बात सर कर एक रहा बार हूँ। रेसिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप बता बिल्कुल दोगे बिल्कुल था कराऊंगा क्या? मैडम, जब क्वेश्चन सॉल्व होगा ना पूरा सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा अभी सिर्फ आप नोट्स बना रहे हैं, अभी सारी बातें दोबारा होंगी। इन द बुक्स ऑफ लेसर, सर लेसर पे भी आ गया बेटे। लेसर का छोटी सी बात है और उसके बाद फिर सीधा मॉड्यूल में ही चलेंगे अपना। लेसर के यहाँ पर एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में बोला जाता है GI। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज MLP प्लस UGRV इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपको पता है MLP के अंदर GRV तो है ही ना, समझ रहे हो? ये बात ध्यान रखना है, MLP के अंदर GRV तो होता ही है। देन यू हैव नेट इन्वेस्टमेंट। सर ये आप क्यों लिखवा रहे हो बेटे? प्लीज नोट से बस अभी, ठीक है, आप समझ जाएंगे अभी। नेट इन्वेस्टमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस। अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को डिस्काउंट कर दोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड अनअर्न्ड फाइनेंसिंग। ये बात बताओ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या इंटरेस्ट है? तुमको लग रहा है कि जो लेसर को मिलेगा ब्याज, क्या वो है? बिकॉज उसके अंदर हर साल का किराया सब है। और जब मैं उसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट वैल्यू पे ले आऊंगा तो उसमें से ब्याज हट जाएगा, तो इन दोनों का गैप ब्याज ही तो हुआ। उस ब्याज को मैं क्या बोल रहा हूं? अनअर्न्ड फाइनेंसिंग। ठीक है ना? टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए पहले। एंड नाउ वी विल गो टू द बुक एंड सॉल्व स्टार्टिंग से, ठीक है जी। तो मैंने जो फाइनेंस लीज पे बोलना था ऑलमोस्ट बोल दिए, नोट्स बन गए आपके। अब इसी को हम अप्लाई करेंगे बच्चों। देख, ग्रॉस में किसकी बुक्स में? अभी लेसर की बुक्स में। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? मेरे को जो आ रहा है MLP हो गया ना। क्या MLP के अंदर किराया नहीं घुसा होता? किराया सॉरी इंटरेस्ट घुसा हुआ है, और UGRV भी ले ही रहा हूँ, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज MLP प्लस UGRV। और अगर मैं इसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कर दूं तो ब्याज तो बाहर कर दिया मैंने। फ्यूचर की पेमेंट को आज लाऊंगा तो वो कम हो जाएगी, तो जो कम हो गया वो ब्याज ही है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? नेट इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों का गैप को ब्याज ही तो बोलूंगा, बस उसको साइंटिफिक वे में क्या बोला जा रहा है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्लियर है? तो आइए सर जी, अब हम देखते हैं कहानी स्टार्टिंग से। जी देखना बच्चा, एक वजह से इसको देखना हो, टेबल क्या बोले, व्हाट इज लीज, हाउ डू वी क्लासिफाई, एक ऐसे पढ़ के देखना। वो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं है, बस इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लेसर है। और एक टॉपिक और होता है हमारा, ये आ जाता है कई बार, ये बच्चा छोड़ के चला जाता है, सेल एंड। तो एक तो फाइनेंस लीज है इस चैप्टर में,
ऑपरेटिंग लीज है, और तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, सेल एंड लीज पर। लीज का डेफिनेशन, क्लियर है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ लीज में क्या बता रहा है वो, क्या क्या चीजें AS19 से बाहर कर दिया जाएगा। तो दिस स्टैंडर्ड अप्लाई टू ऑल लीज अदर देन लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर और यूज नेचुरल रिसोर्स, ऑयल गैस टिम्बर मेटल अदर। इसके जो लीज है वो इसमें नहीं आ रहे। कहाँ जा रहा है अपने को, कोई मुद्दा नहीं, पेपर में आ जाए डिस्कस द स्कोप ऑफ AS19, तो ये ठीक है। दूसरा लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, तो हम लिख लें क्या कि ये रीड कर लें? और लिखना चाहते हो लिख लो, चलो स्कोप ऑफ लीज तो लिख ही लीजिए, बन रहे नोट्स तो पूरे ही बन जाएंगे फिर वो। स्कोप ऑफ AS19 लिख लीजिएगा, एंड फिर ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। बस जी सर पे लिया हुआ है। प्रॉफिट शेयर करना है। हो जाएंगे यार, सर भी बहुत भरोसा है। दैट इज मतलब मोर सोशली कोई वो लिख देता है तो बढ़ जाता है। सर का एक लॉजिक समझ आ रहा है मुझे। 4 के लाख भी बन जाए बहुत बड़ी बात है। बट मैं अगर ये जीरो भी हो जाए तो भी नहीं पता नहीं, मतलब इस पे स्टॉक मार्केट में तो मुझे लगता है कि नहीं बेचना है, इसमें बुक करके निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। बहुत बना है, अगर अभी दोबारा गिरा तो ऐसे बहुत ज़्यादा पैसा लगा दूं फिर बढ़ गया तो, पर पता लगे आया ही नहीं कोई वापस ना। हाँ मतलब डर लगता है भाई इसमें। डन। देखो एक चीज और बताता हूँ, ये नॉन कैंसिलेबल लीज ना, ये आपको रीड करनी है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे अगर मैं बोलूँगा ना रीड भी करने को, तो आप बस नॉर्मल रीड कर रहे होगे, ठीक है। तो ये तो जो रीडिंग का है ना वो लिखते जाओगे, कैसे करोगे, बट हम बता दिए, घर जाके देख लोगे ना, ठीक है। सर अभी तो बस हेडिंग लिख रहे हैं कि ये पढ़ लेंगे। हाँ मतलब डेफिनेशन आपको पढ़नी है, सारी चीजें पढ़नी है और समझ आ जाएंगे आपको, ठीक है। लीज टर्म कितना टाइम, इंसेप्शन ऑफ द लीज क्या था, बिगिनिंग, ठीक है। MLP का मतलब क्या था, मिनिमम लीज पेमेंट, जो कि जो भी लीज रेंट है प्लस GRV, ठीक है। तो इसमें ना चलो MLP का मतलब पढ़ लो, क्योंकि इसमें एक पॉइंट और थोड़ा सा ग्रो करेगा थ्योरेटिकली। इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है इसलिए थोड़ा सा MLP को और वो बता रहा हूँ। MLP पढ़ना, और ऐसी लिख लेना एक्सक्लूडिंग रेंट एंड कॉस्ट ऑफ सर्विस। बाय चांस पेपर में आ जाए और तुम लोग भाई ये लेना है नहीं लेना, ठीक है, तो बस MLP के अंदर वहीं पे ना कहीं पे भी ऐसे बोल्ड करके MLP डज नॉट इंक्लूड कंटिंजेंट रेंट, कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड टैक्सेस। क्या कहानी है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं हमें, ये नाम अगर आ गए तो हमें नहीं लेने होते हैं MLP में,
कंटिंजेंट रेंट, कॉस्ट फॉर सर्विस एंड टैक्सेस। मतलब इसमें नहीं लेते, किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा, थ्योरेटिकल है बस। तो वो क्या कह रहे हैं, मतलब इन केस ऑफ लेसी एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ लेसी, मतलब चाहे लेसी ने, आप लेसी हो, आपने मुझे कुछ गारंटी दे दी, या आपके बिहाफ पे किसी और ने गारंटी दे दी, तो वो ले लूंगा। और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड टू द लेसर, किसने गारंटी करी, बाय लेसी या कोई बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी केपेबल ऑफ मीटिंग दिस। सर रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या था, एक बार जब टेन्योर खत्म होगा, यू विल पे मी 50,000, यू विल पे मी 80,000 फर्दर एंड दिस एसेट विल बी योर्स। क्लियर है, समझ आ गया ना वो कैसे लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल बात है भाई, ठीक है। और उसके बाद ना ये भी ऐसे लिखा है, पढ़ लो इसको हाउएवर को, और फिर अब मैं क्वेश्चन पे चलूंगा, वो ये ऐसी चीजें बस चलती रहेंगी, वो रीड करोगे आप बस। बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ही अगर पता लग रहा है ये तो खरीदेगा भाई लेसी, गाड़ी का ऑप्शन मिल रहा है, मर्सिडीज गाड़ी तुमको मिल रही है 10 साल के लिए, और वो बोल रहा है 50,000 और दे दियो 10 साल बाद, मैं तो गारंटी है दोगे तुम 50,000, तो वो उसको तो लूंगा ही लूंगा, एमएलपी के अंदर गारंटीड रेजुअल वैल्यू ही तो है वो। लेना है आपको S19 कह रहा है, मतलब वाली चीज है, मतलब अनलेस अब आपको लेसी खुद बोले मैं नहीं खरीदूंगा, बोलेगा रिटर्न दे दे भाई मुझे, आप ऑडिटर हो, रिटर्न दे दे तो ठीक है, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के पता लग रहा है यू विल परचेज इट, समझ रहे हो? ये तो कंटिंजेंसीज है ना, ये तो ऐसे तो 1000 सिचुएशन बन सकती हैं, लीगल बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ जाएंगी, समझ रहे? पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, लेसर, ये सब आपको समझ आ गया, मैं सीधा आपको क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ लिख लेंगे, एक चीज़ बस बोलना चाहूँगा, एक आपको दिख रहा होगा वर्ड इकोनॉमिक लाइफ, और एक दिख रहा है यूजफुल लाइफ, सीधा नोट पढ़ लीजिए आपको समझ आ जाएगा। इकोनॉमिक लाइफ इज ग्रेटर देन द यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ रिप्रेजेंट द डेप्रिशिएबल लाइफ। जैसे कि सपोज करो ये फैन लगा हुआ है, मुझे लग रहा है कि इसकी लाइफ 10 साल है, और अगर ये फैन अगर 2000 का है तो हर साल डेप्रिशिएट कितना होगा, 200 रुपये। 2000 का फैन, 10 साल लाइफ, 200 पे ख़त्म कर दूँ, पर 10 साल ख़त्म हो गए हैं फिर भी चल रहा है, तो क्या करूं, बंद कर दूं कि नहीं मेरे अकाउंट्स में तो ये राइट ऑफ हो चुका है? ऐसा नहीं है ना, इकोनॉमिक लाइफ होता है कि उससे आज ही बेनिफिट मिल रहा है। यूजफुल लाइफ इज अकाउंटिंग लाइफ, अब इसे लिख सकते हैं, एक नोट डाल दीजिए, यूजफुल लाइफ इज अकाउंटिंग लाइफ, यूजफुल लाइफ इज अकाउंटिंग लाइफ, फुल स्टॉप। Economic life represents total life during which asset is capable of generating economic benefits। ये लिखा है जो बॉक्स में लिखा है ना, represents total life during which asset is capable of generating economic benefit। तो मेरे को फायदा तो आज मिल रहा है, बॉक्स में दिख रहा है ना इकोनॉमिक लाइफ, हाँ लास्ट लाइन। मतलब आप मौका दे रहे हो इंस्टीट्यूट को खुद ही, नजर। हाँ जी लिख लिया, और एक और पॉइंट लिख लो बस, इकोनॉमिक लाइफ इज ग्रेटर देन यूजफुल लाइफ। वैसे तो कम भी हो सकता है भाई, मैं 10 साल मानूँ 5 साल में खराब हो जाए, बट जनरली क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक लाइफ इज ग्रेटर देन यूजफुल लाइफ।
सर इनके काम है, कुछ काम नहीं है बेटे, बस लिखवा रहा हूँ आपको, मैं लग रहा है कि लिखवा दे तो सही रहेगा वो। मतलब वो यू नेवर नो। रेजिडुअल वैल्यू का फॉर्मूला लिखा आपने, लिखा हुआ है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब बता चुका हूँ, वही चीजें लिखी हुई हैं बार बार। आइए अब हम सीधा क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना। लीज फाइनेंस होता है, ऑपरेटिंग होता है, इसको रीड करेंगे, थ्योरेटिकल बात है, सारे एग्जाम्पल कराऊंगा ये आपको। अब मुझे ये बताइए, अब ये स्टार्ट क्या हो रहा है, फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग हमने सबसे पहले किसकी सीखी, अभी लेसी की सीखी है। और मुझे बता दो, ये पॉइंट बता दो, ये लिखा नहीं लिखा आपने, एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज लेसी शेल शो एन एसेट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट द इंसेप्शन और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी व्हिचएवर इज लोअर। यही तो लिखा आपने पहली एंट्री, और एंट्री यही तो बनाई है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। कुछ ये नाम लिखा हुआ अभी, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन लीज, एग्जाम्पल नंबर 1। अब आपको टर्म समझ आएंगे, मैं स्टेज तक ला रहा था कि हम क्वेश्चन की टर्म समझें। सबसे पहले दिया हुआ बच्चे एनुअल लीज रेंटल, मतलब कि वो लेसी हर साल कितना कितना देगा, कितने साल तक। तो 2.5 लाख तो दिख रही है आपको, गणे 2.5 लाख तो जाएगा ही जाएगा। जीआरबी कितने का, यूजीआरबी रेजिडुअल वैल्यू, इसका मतलब 40 हो गई ना, जस्ट ऐसी की 25 + 15। फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज 2 लाख, मतलब ये जो एसेट बिगिनिंग में दिया जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, 2 लाख। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, अच्छा सॉरी, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन द लीज इज कंप्यूटेड बिलो। मेरे को दिया नहीं हुआ बेटे, पेपर में हो सकता है आपको ये टर्म्स सारा दे रखा हो और बोले कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, तो कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन द लीज इज द डिस्काउंटिंग रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी एंड यूजीआरवी इज इक्वल टू हाउ मच, क्यों, यही बात नहीं लिखी हमने, लिखिए नहीं लिखी। अब सवाल ये है कैसे निकालूं सर, क्या आपको पूरे सवाल में कोई रेट दिया हुआ है, नहीं, वो सोल्यूशन स्टार्ट हो, वो आंसर स्टार्ट हो गया, वो आंसर स्टार्ट हो, क्वेश्चन आपका, हाँ आपका क्वेश्चन इधर तक है बस। और वो कह रहा है कि बताओ ऐसा कौन सा रेट होगा कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस यूजीआरवी इक्वल टू, समझ रहे हो। तो अब मैंने एक रेट को गेस करा, और वो रेट जो मैंने गेस करा वो क्या लिया, 10%। आप बोले सर मैं तो नहीं लूंगा 8%, आप 8% ले लो, जनरली 10% लिया जाता है। तो अब आप समझिए, सबसे पहला स्टेप, लाइक वी आर फाइंडिंग आउट कि हम कैसे निकाले इस रेट को। तो मेरा गेस्ड रेट क्या है, और मैंने क्या करा, ईयर लिखे 1 2 3 4 5, ईयर एंड 1, जिसमें पहले साल कितना दूंगा 50, अगले साल ऐसे 5 साल तक दिया, और ऑब्वियसली जीआरवी और यूजीआरवी सारा लिखूंगा ना। रेट निकाल रहा हूं मैं, रेट निकाल रहा हूं, एमएलपी नहीं निकाल रहा कोई। रेट वो होता है जिसमें एमएलपी प्लस यूजीआरवी का डिस्काउंटेड रेट इक्वल टू फेयर वैल्यू होता है। तो ध्यान रखिए मैंने सारा लिखा है। अब आप मुझे बताइए डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 10%। पहले मुझे ये बता दो, आपको आता है ये 0.909826 कैसे है, सबको आता है, 1 / 1.10, ये लिखा आपने, वो वैल्यूज आई, और आपका कितना आ गया, ये 2,14,000। पहले आप यहां तक अचीव, पहले पहुंच जाइए यहां तक। पहले आप मुझे बताइए यहां तक अगर क्लियर है तो। सर एक बार फिर से समझा दो। मेरे को आप हिंट दीजिए कहां पे आप अटक रहे हैं, वृंदा जी। पहले तो इन लोगों ने एमएलपी प्लस यूजीआर कर लिया, 50,000 जैसे दिया हुआ है।
उसके बाद नहीं समझ आया। आप मुझे बताइए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट रेट निकाल रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज निकाल रहा हूं मैं। यस और सर। ये रेट कैसे निकलता है कि वो रेट होता है जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो मैंने सारी की सारी MLPs लिखी और मैंने UGRV भी लिखा और मैं इसको डिस्काउंट कर रहा हूं। यस सर। ठीक है, तो जब मैंने अभी एज्यूम्ड रेट क्या है 10%। ये हम खुद से कर रहे हैं। हाँ जी, आप खुद से एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है सर। अब आप मुझे एक बार, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, प्लीज बताइए क्या सभी बच्चों का 2,14,340 आ गया? आप पहले ये समझिए कि मैं क्या निकाल रहा हूं। क्या मैं एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना है वो निकाल रहा हूं या मैं रेट्स निकाल रहा हूं? और अब आप रेट के लिए नोट पढ़िए, मैंने यहाँ पे वही लिखा है। वो रेट क्या है? ये एक ऐसा रेट होगा जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP एंड UGRV इक्वल टू फेयर वैल्यू। मुझे मेरी जो MLPs हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 50, 50, 50, 50, 50 और MLP के अंदर क्या मैं कह सकता हूँ कितना था मेरा GRV? तो आपको इतना तो समझ आता है MLP में GRV लेते हैं, बट प्लीज़ आप अब ये इक्वेशन समझिए ना। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ GRV लेना चाहिए? क्या UGRV नहीं लेना है? मेरे को लेना है तो मैं वो भी तो लूँगा ना। ईयर 5 में जो 15,000 है वो भी तो लूँगा ना। इसको डिस्काउंट, मुझे एक ऐसा रेट निकालना है कि जब मैं इसको डिस्काउंट करूँ तो वो किसके बराबर आ जाए? 2 लाख के बराबर। तो जब मैंने 10% पे डिस्काउंट करा, क्या ये 2 लाख के बराबर आया? नहीं आया, ये 2,14,000 आया। द रेट दैट आई हैव यूज 10%, और जब इसको मैंने डिस्काउंट करा तो 2,14,000 आया। मुझे एक ऐसा रेट चाहिए कि डिस्काउंट करके 2 लाख आए। तो 10% टर्न आउट टू बी अ फेलियर। हाँ जी अमन जी बोलिए, अनम्यूट करके सीधा बोला करो। हाँ जी, DF क्या है? हाँ जी, डिस्काउंटिंग फैक्टर। हाँ जी, हाँ जी, डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.909 कैसे आया? 1 डिवाइडेड बाय फाउंडेशन में तुमने वो करा था ना, और FMB ले रहे नहीं ले रहे, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 0.909, फिर इक्वल टू का साइन दबाएंगे तो 0.861 या कुछ आ जाएगा, फिर इक्वल टू दबाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में 1 रुपए मिलने से अच्छा है मुझे आज कोई 90 पैसा दे दे। ठीक है ना? इसका मतलब ये होता है। फिर होता है फ्यूचर में 1 रुपया मिलने से अच्छा है मुझे आज कोई 0.826 दे दे। मतलब 2 साल बाद मुझे 1 रुपया मिलना है, उससे बेटर है भाई तुम मुझे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, ऐसे जो टेबल होता है ना, हम प्रेजेंट वैल्यू किस चीज का निकाल रहे हैं? ऑफ ₹1। तो यही होता है कि ईयर 2 2 साल बाद 50,000 का मतलब आज अगर मैं इसको 0.861 या जो भी आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करूँ तो आज की वैल्यू आती। आज की वैल्यू आती। पहले बताइए आपको समझ आया 2,14,000 कैसे आया? अब आप मुझे बताइए क्या ये रेट इम्प्लिसिट रेट है? क्या इस रेट पे फेयर वैल्यू आई है आपकी? ये नहीं। तो अब मैं रेट को बढ़ाऊं या कम करूं? क्या कहते हो? नहीं, अगर मैं कम करूंगा तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाओगे तो वैल्यू और छोटी आएगी। मुझे 2 लाख के बराबर जाना है मेरे को, तो मुझे रेट बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट रेट, गेस्ट रेट क्या लिया गया है? आप बोलोगे सर मैं 15 लूंगा, ले लीजिएगा आप 15 पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 14% पे निकाला और दोबारा वही पेमेंट करी और अब कितना आया?
सर ये तो आपने ज़्यादा कर दी। भाई ऐसे एग्जैक्ट थोड़ा ना निकलेगा। मैंने, अब सुन लीजिए आप, मैंने एक रेट निकाला जिसमें 2 लाख से ऊपर है, एक रेट निकाला जिसमें 2 लाख से नीचे है। नाउ आई विल अप्लाई अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला ये होगा कि 10% जो मैंने पहले का रेट लिया लोअर रेट, और ऊपर हायर माइनस लोअर, फिर लोअर वाले की एनपीवी 214, ये आप फॉर्मूला बनाएंगे खुद से अभी आप, और ये सब जब फॉर्मूले में डालेंगे तो आपका रेट क्या आ गया 12.6। 12.6 इज द रेट एट विच योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस GRV इज इक्वल टू योर फेयर वैल्यू। अब आप इसको बनाना स्टार्ट करिए। हाँ जी, कभी भी ऐसा हो ही नहीं पाएगा तू एग्जैक्ट निकाल दे। वो तरीका बताओ। गलती से निकल जाए तो काट देना उसको। इसका आंसर 12% होता, तो 12 ही लिखा। तो फिर तू लिख देता, मतलब ठीक है फिर लिख दियो 12% पे है। हाँ ठीक है, तो फिर ले लेना फिर उसी रेट पे, अगर 2 लाख है तो ठीक। जो हिट एंड ट्रायल जनरली रेडियस यही होता है 10 और 15। एक बार बनाइए इसको प्लीज, एक एक वैल्यू समझ आनी चाहिए सबको। मार्क्स आ जाए 5 नंबर। सर अगर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर 15 से लें तो हमारा आंसर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा? तो हल्का फुल्का अगर आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सर एक बार आप 10% वाला दिखाना जिसके ऊपर था आंसर। माइनस 2 लाख चाहिए तेरे को मैक्सिमम। हाँ हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस करो। क्या पिक्चर हॉल में आए हो क्या? स्क्रीन पे बस चलता रहेगा, कैलकुलेटर से करो उसको। क्या पिक्चर दीजिए वर्किंग को देख लेना एटलीस्ट। ये जैसे 50 से 40 कर सकते। उन्होंने जैसे पूरा एंड करे तो 5वें साल को सीधा 90 भी लिख सकते हैं, बस उसको थोड़ा एक्सप्लेन वहीं पे ब्रैकेट में लिख दिया 50 प्लस 25 प्लस। सर इसमें भी तो राउंडिंग ऑफ करी होगी ना। ठीक है, वो जब आप करोगे आप अपने वो एब्जॉर्ब करोगे उस बात को। 14% तो ठीक है, वो मतलब आउट ऑफ प्रैक्टिस ही आएगा तुम्हें, ऐसा कोई रूल तो नहीं है, बस वो है कि 3 डेसिमल का ध्यान रखो और वो चीज़ है। 5-7 रुपये ऊपर नीचे होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ जी 12.6 आ जाएगा। यस अब आप सुनिए, बात खत्म नहीं हुई अभी। 12.6 इज द रेट। अब आइए आप जरा पहली एंट्री पे सोचिए। लेसी पहली एंट्री क्या डालेगा? एसेट ऑन लीज टू लेसर, और कितने अमाउंट पे डलनी चाहिए? या तो फेयर वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्या है वो? हाँ, MLP का प्रेजेंट वैल्यू निकाला अभी तक? नहीं निकाला। क्या मैं कह सकता हूँ 2 लाख से तो कम ही आएगा, क्योंकि अभी जो हम कर रहे थे उसमें तो हम UGRP भी डाल रहे थे ना उसका, तो 2 लाख आया। तो अब अगर मैं MLP का प्रेजेंट वैल्यू करूंगा वो कम आएगा। ये देखिएगा, अब आप अगले में देखिए, एक बार इसको लिख के करवा लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। ऐसी अगले क्वेश्चन में प्रेजेंट MLP कितना आया आपका? हैज टू बी नो, क्योंकि अब UGRV नहीं है ना इसमें,
तो मेरा एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा? क्योंकि फेयर वैल्यू तो 2 लाख है। हाँ जी, अब मैं आपको दोबारा पढ़वाता हूँ, ठीक है? समझ आया आपको फ्लो मैंने क्या बोला? अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सॉल्व वही कर रहा है वो। 50,000 की लीज रेंट, लीज पीरियड 5 साल, 2.5 लाख की पेमेंट दिख रही है मुझे, GRV 25, UGRV 15, फेयर वैल्यू 2 लाख, इंटरेस्ट रेट इज गिवन नाउ, दे हैव गिवन यू 12.6। और वो क्या कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP निकाल दो और उसके बाद क्या कर दो, इसकी जर्नल एंट्री डाल दो। तो क्या आप बना सकते हैं? बनाइए एक बार, MLP लिखिए और देखता हूँ मैं कितनी वैल्यू आ रही है और पहली एंट्री बनाइए। ये डेटा दे देता हूँ आपको। MLP की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए, पूरा टेबल वेबल बना के सही से, और पहली एंट्री डाल देना। वन 191, 500 आ रहे हैं इनका। 200 का फर्क पड़ेगा। पर कैसे है, मतलब क्यों फर्क आया होगा? वो सर जो जैसे 0.88 है इसके तुमने कैलकुलेटर भी करा ना पूरा? मल्टीप्लाई करा है कि जैसे वो जो डेसिमल पूरा आ रहा है तो मल्टीप्लाई करा है? नहीं इस पे नहीं करा अभी इतना फर्क था। ने पूरा डेसिमल ले तूने कैसे करा है? तूने फर्स्ट निकाला 1/1.126 करा होगा। 0.890 की हाँ सर इन लोगों ने ना राउंड ऑफ कर दिया है फैक्टर, तो मैंने एग्जैक्ट लिया, जैसे वो 0.888 है इंस्टेड ऑफ 890। रुको एक मिनट। 1990 1 डिवाइडेड बाय 1.126 0.888 है। 0.890 करा हुआ इन्होंने। 0.888 आ रहा है ना यार? 0.888 को 890 तो नहीं करना चाहिए यार। 0.889 कर दो, जो मुझे समझ आता है कि वो बी एंड में। ठीक है कोई बात नहीं, आने दो डिफरेंस। सर 190 300 आ रहा है।
तो इसने पूरा लेके ये राउंडिंग ऑफ तो ज्यादा कर दी इन्होंने। अब क्या करें? समझ गया, एग्जैक्ट पर ये तो बहुत ज्यादा राउंड ऑफ कर रहा है। 888 को 890, मतलब वो सर नेक्स्ट जो है 0.788 आ रहा है, उसको 790 करा हुआ है। इसने बस स्टार्टिंग के 2 करे राउंड ऑफ। बेसिक एग्जैक्टली, मतलब वो कर रहा है 0.89 कर दिया उसने, 2 डेसिमल ही ले रहा है वो लॉजिकली। ठीक है, तो आप भी पेपर में क्या करना है बता रहा हूँ, 2 ही डेसिमल की जरूरत है। तीसरा तो हर बार 0 है ना, तीसरा तो हर बार 0 है, तीसरा डिजिट तो। ठीक है, तो अगर तुम्हारा आंसर है 0.88 है ना, पर अगला क्योंकि 8 है तो इट इज हायर है ना, तो 89 करा है उसने। अभी देखते हैं एक बार, 1 डिवाइडेड बाय 1.126 करा था आपने, 0.89 हो गया। ठीक है, अगला क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय 0.788, 0.79 कर दिया। टेक्निकली 2 डेसिमल के हिसाब से वो राउंड ऑफ कर रहे हैं। ऐसा कोई रूल तो नहीं है बच्चों कि ऐसे करना ही करना है। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे कर लो या अपने हिसाब से भी करोगे, गलत तो नहीं होना चाहिए भाई, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। इस पे कोई ऐसा वो नहीं है ना, सब्जेक्टिव। बट सेफर साइड यही है, जैसे कर ले वैसे कर। समझ रहे हो, मतलब अपन एक ही क्वेश्चन है और कहीं तो अकाउंट्स में डिस्काउंटिंग है नहीं, थोड़ा ध्यान रख लेंगे इन्होंने कैसे करा हो। समझ रहे हो, एंट्री डल गई ये वाली। सर बट बाकी जो है लास्ट के 3 वो एग्जैक्ट 3 लिए हुए हैं, वो नहीं करे हुए राउंड ऑफ। जैसे 0.6 समझ गया। 0.5 हाँ समझ गया, क्योंकि उसका राउंडिंग ऑफ हो नहीं रहा, वो 6 to 2 या तो 6-2 ही कर देते सिर्फ। मैडम कोई सिर पैर नहीं है, बात तो है, क्या करें सर कुछ इसके नहीं। ऊपर नीचे क्या करना है, मतलब निकालने के बाद प्रेजेंट 191,500 अगर आपका आ गया, योर फेयर वैल्यू इज 2 लाख, यू विल रिकॉर्ड एट 191,500, सो द एंट्री इज एसेट टू लेसर अकाउंट 191,500। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3। अब जरा थोड़ा बस एक एग्जाम्पल यही कराऊंगा बस। 191,500 आ गया, कहने से दुनिया क्यों नहीं आया, 200 रुपये ऊपर नीचे आ रहा है ना, हाँ तो छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो जितना ये रेप्लिकेट क्लोजेस्ट वो कर सकते हो कर दो, नहीं तो ऐसा भाई क्या याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, भगवान भरोसे होगा। 191,500। क्या इतनी छोटी कैलकुलेशन के लिए मार्क्स कटते हैं पेपर मैडम में? कुछ भी होता है मैडम पेपर में, सो इट इज बेसिकली, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हमें उतनी पढ़ाई नहीं करनी कि बस हम पास हो जाए, हमें 80 मार्क्स की करनी है कि अगर यहाँ काट भी दे तो 75 तो आ जाएंगे ना। ठीक है, 191,500 कहने से आई हैव बुक्ड अ लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी को मैं पे कैसे कर रहा हूँ, 50,000, लेकिन उस 50 के अंदर ब्याज भी है। अब बायफर्केशन चलेगी जी उसकी। द प्रिंसिपल अमाउंट इज 191,500, तो जो मैं पहली इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं 50,000, उसमें कितना ब्याज और कितना प्रिंसिपल है? 191,500 के ऊपर 12.6 का ब्याज लगा दो ना पूरे साल का, 24,129 आ जाएगा। 50,000 तो आप दे ही रहे हो, तो प्रिंसिपल 25,871 आ जाएगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी, बस बना दीजिए इस टेबल को, स्टेटमेंट ही तो है तेरा। ये जो तूने पहली एंट्री डाली एसेट टू लेसर, क्या मैं कह सकता हूं वो जो लेसर को तूने क्रेडिट करा, तूने लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी, पर तू सोचेगा तो तू पेमेंट तो उससे कहीं ज्यादा दे रहा है। लाइबिलिटी इज 191 बट यू आर पेइंग मोर, व्हाई? बिकॉज दैट मोर इज इंटरेस्ट, और 191,500 तो प्रिंसिपल है ना,
तो अब जब तू उसे 50,000 दे रहा है तो सवाल ये है कि इस 50 के अंदर प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना। अब जब पहला साल है तो भाई तेरा आउटस्टैंडिंग तो ये है ना, रन तो कितनी 191,500, तो ब्याज निकाल इस पे, तो मेरे को देना है ना ये, तो ब्याज कितना चल रहा है 12.6, प्लस कितना आएगा, तो द टोटल अमाउंट दैट यू हैव पेड मी फर्स्ट ईयर 50,000, ये तो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल, तो मेरा प्रिंसिपल कम हो गया 160। अगले साल तू ब्याज मुझे किस पे देगा 165 पे, 165 पे 12.5 देगा, टोटल तो 50 देगा, उसमें बैलेंस तो ऐसा स्टेटमेंट बनेगा। बनाइएगा स्टेटमेंट को प्लीज, बनाइएगा स्टेटमेंट। सर फाइनेंस चार्ज वाला कैसे आएगा? दैट्स इंटरेस्ट। योर टोटल पेमेंट इज 50,000, हाउ मच इंटरेस्ट, हाउ मच इज प्रिंसिपल? इंटरेस्ट रेट इज 12.6 एंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज 191,500। सर 50,000 को 12.6 से मल्टीप्लाई किया है, वो तो नहीं कम आ रहा है। मैम, नहीं मैम, व्हाट इज द टोटल लोन? अभी एंट्री से क्या समझ रहे हैं? आपने गाड़ी खरीदी है 191,500 की, व्हाट इज द लोन अमाउंट? तो 191,500 का करा है ना हमने तो। हाँ, तो लोन हो गया ना 191,500, यस सर। तो उसी पे तो इंटरेस्ट निकालूंगा ना तो मैं पहले से। फर्स्ट ईयर का पूरा अमाउंट, ठीक है। बना दो, देख के ये जो सोच रहे हो ना होगा नहीं, घर पे करोगे नहीं, जीटी की क्लासेस चलेंगी। बना दो, अभी अकाउंट्स की प्रैक्टिस साथ साथ ही करो। सारा ही करना भाई। 152 एग्जाम्पल नंबर 3, 152, 151, 150 इसी पे होंगे। तो 191,300 आ रहा है, तो 191 ठीक है, बट अभी तो 191,500 ले लेना, नहीं तो तेरी सारी वैल्यूज हिलेंगी अभी। अभी तो इस पे कर लो ना, ताकि आपको रिलेट हो जाएगा इमिडिएटली। मतलब एग्जाम में अगर आप करो, आपका वो जो आया वो तो फिर उसी पे ही करेगा। बैलेंसिंग ले लिया इसने, मतलब जैसे तेरी लास्ट एमएलपी लूंगा एक तो मैं, ठीक है ना, तो 75 में से क्या करा, मुझे ये तो 191,500 में बनाने समझ रहे, तो जो वो इसने इसका टोटल क्योंकि प्रिंसिपल था और यही अमाउंट है तो ये लिख दिया कि बैलेंसिंग।
हाँ जी, बन गए बच्चे? वो लिख भी दिया उसने आखिर में कि डिफरेंस ये जो भी है इज ड्यू टू अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन। उसने प्रिंसिपल को वो कर दिया क्लोज ढंग से और इंटरेस्ट को वो कर दिया। और अगर आप ये बना रहे हैं, बना लीजिएगा। अब मुझे बताइए ये एंट्री समझ आ रही है? तुमने एसेट तो रिकॉर्ड कर लिया था, अब मुझे बताओ क्या तुम इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करोगे जो अभी करा? फाइनेंस चार्ट टू लेसर टू बैंक, P&L टू फाइनेंस। डेप्रिसिएशन पॉइंट डाला नहीं इन्होंने, हाँ, और पता नहीं किसी में आएगा तो। लेकिन और ये एंट्रीज तो ऑब्वियसली है ही साल के एंड में। पेमेंट उसे 50 की करनी है, इंटरेस्ट मैंने बुक कर दिया और P&L में ट्रांसफर कर डाल दीजिए, एंट्री डाल दीजिए, बिल्कुल ये तीनों एंट्री भी डाल दीजिए। और बस बेटे अब फिर हम नमस्ते कर देंगे। आपने, मैंने आपको बोला था एंट्री डाल दीजिए और फिर, और आप नमस्ते आपने पहले कर दिया। कौन सी मूवी है? बर्डन मूवी का नाम? ये कौन सी मूवी? कुणाल बताएगा। ऑनलाइन है सर? नहीं, कॉल करके पूछो। इसकी फोटो भेज दूं ग्रुप में? हां भाई, फोटो भेज ये कुछ ब्लॉग बन के मूवी डालना और टैग करके पूछना सर कुणाल ये कौन सी मूवी है? सर वही डाल रहे टैग करके पूछना सर। वो सर तुरंत मैसेज आएगा तुरंत मैसेज आएगा। उसका कॉल आएगा डायरेक्ट, ऐसे कुणाल के भेज दियो। सर डल गई एंट्री अब नमस्ते। डल गई एंट्री? हां सर, मैंने एक दो डाउट बताना है। ये भी क्या डाउट बताना है? वो अपने पहले हाँ जी, बन गया क्या? ओके, चाचा ऐसे तो नहीं करता मैं, किसान आदमी है बेटी, चाचा चाचा नहीं करते, ये आज की तुम्हारी जनरेशन। ठीक है बच्चों, हैं आम आदमी पार्टी, पर इस बार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बीजेपी बस समझ नहीं आ रहा मेरे को। चेंज करके देखा जाएगा, पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी शायद, है ना? क्लोज होने वाला है, मतलब ऐसा 30-30 नहीं यार, मतलब क्लोज, मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है इस बार। ठीक है ना? चलिए, एनीवेज तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे, और मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। और कल बच्चों हम जीएसटी ज़्यादा करेंगे, ठीक है? जीएसटी पे ज़्यादा कवरेज आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चलो जी, लेट्स गो।